महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। कल यानी कि 21 मार्च की अगर हम बात करें तो एमवीए सीटों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट को 23 सीट, कांग्रेस को 15, शरद पवार गुट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की यहां पर रजामंदी हुई है। वहीं प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए को 4 सीटें मिलेंगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्रकाश आंबेडकर एमवीए के साथ नहीं आए तो फिर उनके कोटे में दी जाने वाली सीटें कांग्रेस को दे जाएंगी। मतलब वो जो 4 सीटें दी जानी है कांग्रेस के खाते में आ जाएंगी। वीबीए ने महाविकास आघाड़ी से किनारा किया तो कांग्रेस को गठबंधन में फिर 19 सीटें मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। महाविकास आघाड़ी सीटों का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। इतनी माथापच्ची के बाद जो सीटें सामने आई हैं जिनके ऊपर रजामंदी हुई है वो है उद्धव गुट 23 सीट, कांग्रेस 15, शरद पवार गुट 6। अब ये जो कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जानी है, अगर प्रकाश आंबेडकर नहीं आते हैं महाविकास आघाड़ी के साथ तो वो 4 सीट भी मिल जाएगी कांग्रेस को, 19 सीटें हो जाएंगी। तो लगभग ये तय है, अब बस ऐलान भर इसका बाकी बचा रह गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उद्धव गुट 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि ये बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए भी रहने वाली है क्योंकि शिवसेना अब दो फाड़ हो चुकी है। तो पिछली बार की जो सीटें थी उनमें से ज्यादातर सांसद तो एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। तो खुद को साबित करना इस लोकसभा चुनाव में वो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के ऊपर भी है। कल शाम तक हो जाएगी। कल स्क्रीनिंग शाम को है सीएससी के बाद में डिक्लेयर हो जाएगी। हम बैठने वाले हैं और उसमें औपचारिक सीटों का घोषणा करेंगे। वही आपको 21 तारीख को बताएंगे ना, हम 21 को बैठ के हम डिसाइड करेंगे। तो औपचारिक ऐलान बस बाकी बचा रह गया है। देखिए महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर फॉर्मूला क्या तय हुआ है वो भी आपको फटाफट हम समझा देते हैं। किसके खाते में कितनी सीटें गई है। शिवसेना को जो उद्धव गुट है उसको 23 सीट मिली है महाविकास आघाड़ी में, कांग्रेस के खाते में 15 सीट है। एनसीपी शरद गुट 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए इनके आपको उम्मीदवार दिखाई देंगे। इसके अलावा प्रकाश आंबेडकर, अच्छा वो तो 9 से 10 सीटें मांग रहे थे, अब ये जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है इसमें 4 सीटें मिल रही है प्रकाश आंबेडकर को। तो ये अगर इन 4 सीटों से खुश नहीं हुए तो जाहिर सी बात है फिर साथ छोड़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रकाश आंबेडकर की तस्वीर के नीचे की जो 4 सीट आपको दिखाई दे रही है वो भी कांग्रेस के पास जा सकती है, फिर वो 15 से 19 तक पहुंच जाएगी। तो ये जो सीटों का बंटवारा है अब इसमें प्रकाश आंबेडकर को ही लेकर अभी पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वो भी अगर साथ नहीं होते हैं तब स्थिति क्या रहेगी ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो अब बस ये जो तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं इसका औपचारिक ऐलान बाकी बचा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट फॉर्मूले पर जो रजामंदी हुई है ऐलान के पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपको इस वक्त दिखा रहा है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए ढंग से तैयार कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो मराठी हुआ और शिवसेना मराठी मानुष के लिए आवाज बुलंद करेगी। और इसका असर यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे के वक्त में जो मुस्लिम शिवसेना से खार खाते थे उन्हें भी उद्धव ने अपने पाले में मिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। राज ठाकरे इसे शिवसेना के दामन पर दाग बताते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस नए पैंतरे ने शिवसेना को चुनाव में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। यहां तक कि उद्धव के इस नजरिए की वजह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इतनी सीटें जीती जितने की बाला साहिब ठाकरे भी नहीं जितवा पाए थे। और इसी बात ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस बीच साल 2012 में शिवसेना के कर्ता धर्ता बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई। बाला साहब ठाकरे को M3 3M फॉर्मूला अकेला ऐसा उसूल नहीं था जिसे उद्धव ने बदला था, बल्कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की किंग मेकर वाली रिवायत को भी बदल दिया था। मतलब जिस शिवसेना का मुखिया महाराष्ट्र में सत्ता तक दूसरी पार्टियों को पहुंचाता था उसने पहली बार 2019 में गद्दी पर बैठने का फैसला ले लिया। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें सत्ता में काबिज बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव हो गया। क्योंकि इस बार शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सरकार का चेहरा हो। इस दौरान उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया जिसे महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया।
और 2019 में इसी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया और इस तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। आरएलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ, बस इसी बात के ऊपर फैसला होना है। चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस हाजीपुर से अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। बैठक में इस बात के ऊपर भी फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है फिलहाल और पशुपति पारस बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज थे, जिससे वो एनडीए से अलग हो गए। चिराग पासवान को 5 सीट दिए जाने का बस यहां पर विरोध और खासकर हाजीपुर सीट जहां से अभी सांसद हैं पशुपति पारस, ये सीट भी चिराग पासवान को दे दी गई और इसी के बाद चाचा अलग हो गए। अब अलग होने के बाद वो अलग ही चुनाव लड़ेंगे या कहीं महागठबंधन का साथ तो नहीं पकड़ लेंगे, बस इसी के ऊपर आज चर्चा होनी है। हाजीपुर सीट से आप उन्हें अपनी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए देखेंगे या फिर ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन के साथ वो शामिल हो जाए और फिर आगे कि जो उनकी नैया है वो बढ़े, बस यही देखने वाली बात रहने वाली है। और आज इसी के ऊपर अहम बैठक उन्होंने बुलाई है। वरिष्ठ नेता जो पार्टी के हैं उनके साथ ये बैठक होनी है। और वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए में पशुपति पारस के साथ अन्याय हुआ है। एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया में, पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे। पॉजिटिव असर हो रहा है क्या तैयारी है सर 40 सीट क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में। मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही है, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। खबर आई कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। एक दिन पहले बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीटें दे दी गई थी और पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और इसी के बाद पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, इसके बाद अटकलें लगीं कि पशुपति पारस आरजेडी के साथ जा सकते हैं। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके बड़े भाई पशुपति पारस दोनों ही एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन चाचा भतीजे में सीटों का झगड़ा था। लेकिन सीटों की इस लड़ाई में बाजी भतीजे चिराग पासवान ने मारी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए ने बिहार की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा की सीटें दी। अटकलें तो ये भी हैं कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी चिराग की पार्टी में शामिल हो सकती हैं और इसके लिए अशोक चौधरी के दामाद चिराग के संपर्क में है। खबर है कि अशोक चौधरी की बेटी जमुई से चुनाव लड़ सकती है, यानी चिराग पासवान की सीट से अशोक चौधरी की बेटी चुनाव लड़ सकती है और चिराग हाजीपुर से मैदान में उतर सकते हैं। यानी चिराग पासवान ने बिहार की 5 सीटों से उम्मीदवार चुनने शुरू भी कर दिए। और दूसरी ओर पशुपति पारस के पाला बदलने की खबर आई। अटकलें लगी कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने अलग अलग मंचों से ऐलान किया था कि वो ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। 2023 में रामविलास पासवान से जुड़ी एक किताब के विमोचन के मौके पर भी उन्होंने यही दावा किया था और बयान दिया था कि वो ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। मौका रामविलास पासवान से जुड़ी किताब के विमोचन का था और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। यानी पशुपति पारस ने जता दिया था कि वो रामविलास पासवान की सियासी विरासत और हाजीपुर की सीट दोनों से दावेदारी नहीं हटाएंगे, जबकि चिराग पासवान बेटे होने के नाते अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन रामविलास पासवान की विरासत की ये लड़ाई और बड़ी हो सकती थी और जिस सीट और सियासी हक के लिए पशुपति पारस ने दावा ठोका, उसके लिए उनके भाई रामचंद्र पासवान भी दावेदारी ठोक सकते थे। लेकिन 2019 में उनका निधन हो गया और उसके अगले ही साल रामविलास पासवान का निधन हो गया था।